लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। तालिबान के नाम से कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही थी तो मैंने तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। वे तालिबान का समर्थन करते हैं, लेकिन हमने कहा कि तालिबानी मानसिकता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पनपने देंगे, कठोरता से उसको कुचलने का कार्य करेंगे। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा ट्रोल वो नेता होते हैं जो बिना तैयारी के अपने बड़ बोलेपन के तहत ऐसी बातें बोल जाते हैं कि कुछ दिन बाद हालात बदलने पर उनको ट्रोल किया जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अभी शुरुआत में आपने उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा सुना, और वो केवल एक हिस्सा नहीं है। योगी आदित्यनाथ हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो बीजेपी और आरएसएस से उस तरह जुड़े भी नहीं रहे, उनका इतिहास अलग है। लेकिन अब वो जब से देश में बीजेपी और आरएसएस की शह पाने के बाद हिंदू राष्ट्र, कट्टर हिंदुत्व का चेहरा जब बने, तो तालिबान के खिलाफ कई जगह भाषण देते रहे। उनको पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार होगी, वो मुख्यमंत्री होंगे और उनकी सरकार पुलिस सुरक्षा देकर के तालिबान के नेता को उत्तर प्रदेश घुमाएगी। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ये आए हुए हैं भारत, और भारत आकर के आरएसएस के किस मीटिंग में वो शामिल हुए, इस पर भी हम विस्तार से बताएंगे। और सहारनपुर से लेकर आगरा दौरे में योगी आदित्यनाथ की पुलिस हूटर बजा करके तालिबानी नेता का स्वागत कर रही है, सुरक्षा दे रही है। ये अलग बात है कि इसके पीछे भारत की मंशा क्या है, विदेश नीति का मसला है, वो अलग सवाल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बड़ बोलेपन को एक बार फिर से मजाक उड़ा करके ट्रोल किया जा रहा है। आइए पूरा विस्तार से इस मामले को समझते हैं। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। बीते दिनों अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ और तालिबान ने वहां की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और तालिबानी सरकार वहां पर स्थापित हो गई, तालिबान अपनी सोच के तहत कई मामलों को लेकर के दुनिया में सवालों के घेरे में रहा है। कई बार उसकी सोच महिला विरोधी, आधुनिक शिक्षा विरोधी, आधुनिक मूल्यों विरोधी साबित करके दुनिया भर में उसको शिकायत और आलोचना के शिकार होना पड़ा है। ऐसे में तालिबान की सोच को लेकर के लगातार एक सवाल उठता रहा है। लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी भाषण दे रहे हों या विपक्ष की कोई आलोचना कर रहे हों, विधानसभा के पटल पर औपचारिक सदन में भाषण दे रहे हों, या कहीं भी अनाप शनाप कुछ भी बोलना हो, वो अक्सर कई बार ऐसी बातें बोलते रहे जिनका अब मजाक उड़ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के उन तीनों भाषण को आप सुने कि उन्होंने तालिबान के खिलाफ क्या कहा। उसके पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद की है, और दारुल उलूम देवबंद वो एक पुराना, तकरीबन एक सदी होने को है, मुसलमानों के एक तालीमी इदारे की तरह जाना जाता है, जिसका रिश्ता पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक गहरा है। इस मदरसे से निकले बहुत सारे लोग तालिबान से भी जुड़े रहे, और उसका जुड़ाव ये बताता है कि तालिबान के मौजूदा विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जब भारत आए तो वो सहारनपुर दारुल उलूम देवबंद भी गए। ये स्वागत करती भीड़ उसी देवबंद की है। लेकिन हूटर बजाती हुई ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की है। उत्तर प्रदेश पुलिस बाकायदे सुरक्षा और सम्मान दोनों दे करके तालिबानी नेता को यूपी घुमा रही है। सहारनपुर के बाद आज शायद वो आगरा भी घूमने जाएंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं,
कैसा लग रहा होगा उन्हें। कहावत लोग गांव में कहते हैं थूक के चाटना, अब यहां पर मैं कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं इस कहावत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन राजनीति में कई बार बहुत सोच समझकर बोलना होता है। समय बदलने पर हालात कैसे बदल जाते हैं, मैं चाहता हूं कि इस बात को आप तब बेहतर समझेंगे जब योगी आदित्यनाथ की ये 2-3 बयानों का छोटा छोटा हिस्सा सुनिएगा और आखिरी में सुनिए विधानसभा में वो क्या बोले थे। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। जो लोग विभाजन की बात करते हैं एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में, कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब ये स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। वे तालिबान का समर्थन करते हैं, लेकिन हमने कहा कि तालिबानी मानसिकता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पनपने देंगे, कठोरता से उसको कुचलने का कार्य करेंगे। योगी आदित्यनाथ को विपक्ष की आलोचना करनी थी। योगी आदित्यनाथ को मूलतः विपक्ष की भी आलोचना नहीं करनी थी, विपक्ष को मुसलमान परस्त बताना था। जैसे ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिनको इतना तक पता नहीं था कि उर्दू मुसलमानों की बोली नहीं है, वो इसी देश की बोली है और भारत की अपनी बोली है। लेकिन उसी सदन में खड़े होकर के उर्दू को मुल्ला मौलवी और क्या क्या जोड़ करके मुसलमानों से जोड़कर ट्रोल कर रहे थे। और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता है। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिनका भाषण आप सुन रहे थे। इन्होंने तालिबान के समर्थन में फेसबुक पर कुछ किसी ने लिख दिया तो उनको उठाकर जेल भिजवाया है। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने तालिबान का समर्थन करने पर केवल विपक्ष को ही नहीं, इस देश के मुसलमानों को भी खरी खोटी सुनाई है। तालिबान के नाम पे कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही थी तो मैंने कहा हमने तो ये गर्मी शांत करने के लिए पहले एटीएस का सेंटर यहां दे दिया है। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो आज भी संभल से लेकर बरेली तक अगर कोई मुसलमान किसी तरह से आवाज उठा दे, वो आई लव मोहम्मद लिख दे या कोई भी एक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से सड़क पे कर दे, वो कागज निकलवाते हैं, जेल डलवाते हैं। पुलिस में नया ट्रेंड चला रहे हैं, अपने पैर पर चल करके कोई जा रहा है और बाहर जब लौट रहा है तो लड़खड़ा रहा है। यानी दहशत पैदा कर दो कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपके 3000 लोग नामजद हो जाएंगे, 40 गिरफ्तार हो जाएंगे, बुलडोजर चलाकर कागज देखकर अवैध निर्माण के नाम पर उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा और फिर सदन में एक दिन खड़े होकर बोला जाएगा कि ये तालिबानी सोच के लोग हैं, ये तालिबान बनाना चाहते हैं इस देश को, ये यहाँ के महिलाओं को भी उसी तरह अधिकार नहीं देना चाहते जैसे तालिबान नहीं देना चाहता। उसी तालिबान के नेता को योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश घुमाना पड़ रहा है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगा करके घुमाना पड़ रहा है। या क्या योगी आदित्यनाथ दोषी नहीं होंगे, ये सवाल आप पूछिएगा। लेकिन आपको योगी आदित्यनाथ का एक और बयान सुनवा देता हूं। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। इस बयान को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो 6 महीना क्या 1.5 साल होने जा रहा है। लेकिन क्या उन्होंने पीओके को कब्जा में ले लिया? इतनी किरकिरी हुई कि ऑपरेशन सिंदूर ऐसे समय में रोक दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप 35 बार कह रहा है कि मैंने रुकवाया, प्रधानमंत्री आज तक नहीं बोल पाए कि उसने नहीं रुकवाया। और आज तक सबसे ज्यादा किरकिरी अगर किसी को ही है तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जब पाकिस्तान पर सेना हमलावर थी, उस समय भाजपा की सरकार ने जो फैसला लिया उससे शर्मिंदा हो गए। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिनकी पुलिस को अब इस तरह से समर्थन करना पड़ रहा है। एक बात और जरा गौर से देखिए, आपको लगेगा कि भाई अफगानिस्तान इस समय पाकिस्तान पर हमला किए हुए है। अभी आज की खबर यह आ रही है कि 8 तरफ से उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। भारत का एक पड़ोसी, ऐसा बेड़ैल पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कई बार भारत के ऊपर हमला करता है और वो अपने यहां आतंकियों को पनाह भी देता है। भारत इसका सबूत कई बार दुनिया के देशों के सामने रख चुका है। इसलिए अफगानिस्तान को रणनीतिक तौर पर उसे अपना मित्र बनाना होता है, तो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में उसे अलग निर्णय लेना पड़ रहा है। लेकिन आप कल्पना करिए, वही अफगानिस्तान जब तालिबान के हाथों में गया है तो आरएसएस का एक संगठन विवेकानंद फाउंडेशन
दिल्ली में एक बैठक करता है, सेमिनार की शक्ल में इस बैठक की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल करके यह बताई जा रही है कि यह आरएसएस का संगठन विवेकानंद फाउंडेशन, इसकी बैठक में तालिबान का विदेश मंत्री गया हुआ है। कुछ लोगों को देवबंद और दारुल उलूम से नफरत होगी क्योंकि मुसलमानों से ही है और यह छिपी नहीं है किसकी है, ये आप भी समझते हैं। इसलिए वो लगातार कई चीज़ों पर ट्रोल करते हैं दारुल उलूम देवबंद को। ये कभी इस इतिहास को न तो आरएसएस बीजेपी ने जानने दिया और न नई पीढ़ी को इतिहास पढ़ती है कि इसी देश की जंग आज़ादी में हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तमाम मुल्ले मौलवी उलेमाओं ने शहादत दी है। इस मुल्क की आज़ादी में उनके उस्ताद की कब्रें हैं यहाँ पर और उनको ही रोकने के लिए तमाम तरह से इस मुल्क ने अपनी बाहें फैलाई थी। लेकिन आज उसी मुल्क में उन्हें दोयम दर्जे का शहरी, उनके ऊपर क्या क्या हो रहा है ये सब उन्हें अच्छे से पता है। लेकिन आरएसएस विवेकानंद फाउंडेशन में बुलाए, जिसका रिश्ता अजीत डोभाल से जुड़ता है। विवेकानंद फाउंडेशन में तालिबानी नेता का सेमिनार हो रहा है। अब आपको यह सब सुन के लग रहा होगा कि अरे भाई रणनीति बदल गई है, पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए अफगानिस्तान के साथ की जरूरत है। तो भाई ये मोदी और योगी जैसे नेताओं से पूछो जिन्होंने गुड तालिबान और बैड तालिबान जैसे जाने कितने हास्यास्पद बयान तब दिए थे जब उन्हें विदेश नीति की समझ नहीं थी, तो उन्होंने भारत की विदेश नीति का बंटाधार किया कि नहीं। आरएसएस के विवेकानंद फाउंडेशन में तालिबानी विदेश मंत्री को बुलाकर सेमिनार करा रहे हो और पहले गुड तालिबान बैड तालिबान का भाषण देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना भाषण सुनना चाहिए आपको। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब विदेश नीति पर बात होती है तो बाहर जाकर के नमस्ते ट्रंप और जो है अब की बार ट्रंप सरकार नहीं किया जाता, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर चुनाव के बीच में दो लोग लड़ रहे हैं उसमें से एक का प्रचार करने लगे, वो चुनाव हार जाए। क्या विदेश नीति का यह तकाजा कहीं से भी किसी भी आपको विदेश नीति की बुनियादी समझ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बेसिक समझ में आ रही होगी कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में एक कैंडिडेट का प्रचार कर दे, बाद में वो हार गया, फिर इस बार जीत गया और जीत गया तो उसने भारत की इतनी भद्द पिटवाई जिसका प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 35 बार लोग कह रहे हैं कि उसने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। अब भारत में घुमा फिरा कर भले कह दिया जाए कि किसी का दबाव नहीं था, हमने निर्णय लिया, लेकिन मजाक पूरी दुनिया में उड़ गया। और इतना ही नहीं, लगभग 50% टैरिफ थोप दिया भारत के ऊपर, मजाक उड़ा देता है। और वो पत्रकार चुप हो जाते हैं जो कहते हैं कि जब ट्रंप और मोदी मिलते थे तो जैसे लगता था बिजली कड़कती है, याद है ना? बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। ये बिजली कड़काने वाली पत्रकार पर आजकल मुकदमा हो गया है। सड़क पर इनका पोस्टर लेकर के लोग जूतों की माला पहना रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी बड़बोलेपन में कुछ बोल दिया था। इतना नहीं बोला था कि ट्रंप और मोदी मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। भारत की मीडिया दुनिया के सबसे वाहियात, सबसे आधारहीन, झूठी और प्रोपेगेंडा की मीडिया बन चुकी है। इसके कई सबूत मिल रहे हैं। इसी देश की मीडिया ने तालिबान और उनकी सोच पर जाने कितने शो किए होंगे। ठीक है सर, आप बताएं सर, कैसे दोनों मुल्कों के बीच में जो रिश्ते हैं इस पर असर पड़ेगा मुत्तकी की जो विजिट होने वाली है? वो तो आप लोग जैसा असर डालेंगे वैसा असर पड़ेगा, वो तो सारा खेल मीडिया का ना है। जाने कितनी बार इन्होंने कहा होगा कि चीन को लाल आंख दिखाने वाला मोदी का बयान सही है, हमें अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए ताकि चीन अकेला पड़ जाए। और जब अमेरिका ने आंख दिखाई तो यही मीडिया गुणगान कर रही थी कि अमेरिका को किनारे करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा बहुत मील का पत्थर है, मास्टर स्ट्रोक है। ये तो इस देश की मीडिया की हालत है। जैसे आपको याद है योगी आदित्यनाथ को आज शर्मिंदा होना पड़ रहा होगा, भाई पुलिस लगानी पड़ रही। दारुल उलूम देवबंद में तालिबानी नेता जाए या आगरा जाए, यूपी की पुलिस सायरन बजा बजा के उन्हीं के सामने जा रही है जिनको कह रही थी कि ये तालिबानी बनाना चाहते हैं। सपा, कांग्रेस इसकी आलोचना करते करते वो विदेश नीति की आलोचना कर गए और भारत को मुश्किल में डालते हैं योगी और मोदी जैसे नेता, और मीडिया उनका पक्ष लेती है। लेकिन पता है तालिबानी नेता ने एक फरमान दे दिया कि जब अफगानिस्तान अपनी एम्बेसी खोल रहा है
वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसने ये शर्त रख दी कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया की महिलाएं नहीं आएंगी। और पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना भारतीय महिला पत्रकारों के हुई। इन भारतीय पत्रकारों में इतनी रीढ़ भी नहीं बची थी कि भारत देश का संविधान महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करता, भारत देश का संविधान महिला पत्रकार और पुरुष पत्रकार के रूप में नहीं देखता। पत्रकार पत्रकार होते हैं, इसलिए एक भी पत्रकार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। अब यह खबर आ रही है कि कल वाली घटना से आहत लोगों ने जब शिकायत की तो तालिबान ने थोड़ी रियायत दे दी है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें दोनों पत्रकारों को बुला लेंगे, यानी महिला पत्रकार और पुरुष पत्रकार। इसका मतलब यह है कि भारत में, आप सजग होकर के पूरी वीडियो बनाने का मकसद समझिएगा, योगी मोदी जैसे नेता जब विपक्ष की आलोचना करने जाएं और बड़ बोलापन दें, 6 महीने में ये हो रहा है, फिर ये हो जाएगा, जैसे घुसपैठिया आजकल, क्या आपको नहीं लगता कि घुसपैठिया वाला मामला इसी देश के आंतरिक राजनीति से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है, जिसका प्रकारांतर से फायदा ये लेते हैं कि सारे घुसपैठिया मुसलमान हैं। आज लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई कल को तुम्हारा चुनाव जब दिल्ली में था, सब घुसपैठिया दिल्ली घुसा दिए थे, फिर चुनाव खत्म, दिल्ली में घुसपैठिया गायब, फिर झारखंड में चुनाव, झारखंड में घुसपैठिया पहुंच गया, अब बिहार में चुनाव, बिहार में घुसपैठिया पहुंच गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के बयानों से आपका अपना मजाक उड़ता है, भारतीय टेलीविजन का मजाक उड़ता है, या भारत की आंतरिक नीति और विदेश नीति का मजाक उड़ता है। इस देश में बहुत गहराई से सोचने और समझने का वक्त है कि आप योगी, मोदी और शाह जैसे नेताओं को जब सुने तो थोड़ा ठहर कर सुने, उनकी हर बात को न मान लें। वो लोग बार बार ऐसी बातें दूसरे दलों को नीचा दिखाने, अपने विपक्षी दलों को आलोचना करने में बोल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं देश विरोधी और देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य कूटनीति पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। तालिबान के विदेश मंत्री ने एक यात्रा करके तमाम लोगों की पोल खोल दी। स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए आरएसएस बैठा है, और यही बीजेपी वाले जो दीपिका पादुकोण के हिजाब पहन लेने पर ट्रोल करते हैं, इनके लोग जो सीजेआई को ट्रोल कर रहे हैं, वही सारे दीपिका पादुकोण को ट्रोल कर रहे थे। और यही दीपिका पादुकोण आजकल भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में एम्बेसडर बनी है। अब बताइए, हिपोक्रेसी की भी सीमा कोई होती है क्या? अब जिस शाहरुख खान को कितना ट्रोल किया भाजपाइयों ने, जवान जैसी बेहद औसत दर्जे की फिल्म पर राष्ट्रीय पुरस्कार देकर ताली बजवा रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी बोले हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उसे केवल यह फायदा चाहिए कि विपक्षी दलों की आलोचना हो। देश कहां है कहां नहीं, उसको कूटनीति में कब अफगानिस्तान को साथ लेना है कब नहीं लेना है, इसके लिए भी कई बार ऐसा बोलना पड़ जाता होगा। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी जब चीन गए होंगे तो लाल आंख लेकर गए कि नहीं गए, मजाक उड़ेगा ना। इसी तरह से ट्रंप का प्रचार किया तो ट्रंप ने मजाक उड़ा दिया। तो तालिबान का मजाक योगी और मोदी जैसे नेताओं ने जब उड़ाया था, आज उनको कैसा लग रहा होगा? आप भी अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नागरिक आप हैं, इसलिए बहुत ठहर कर, सोच विचार कर, तथ्य तर्क को पूरा जानकर समझकर तब अपनी राय बनाइएगा, भले ही आप भाजपा के अंधभक्त ही क्यों न हो। क्योंकि बिना सूचना के अगर राय बना लेंगे तो योगी जी की तरह झुक करके वही काम करना पड़ेगा जो कल विरोध कर रहे थे। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया नीचे दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बातें यहाँ मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली ऐसी जरूरी वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।